वर्णमाला। तो सबसे पहले देखें कि सबसे जो छोटी, अगर कोई छोटा चीज होता है तो वो है वर्ण। ठीक है, वर्णमाला का सबसे छोटा जो भाग है, हिस्सा है, वो क्या कहलाता है? वर्ण। वर्ण को ही क्या कहते हैं? ध्वनि। ठीक है, अगर वर्ण के बाद कुछ आने वाला है तो वो है अक्षर। ठीक है, अगर जो वर्ण या ध्वनि है इसको लेटर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? LETT यार, लेटर मतलब अक्षर है। हाँ, अक्षर नहीं, अक्षर ये है इंग्लिश में, ये वर्ण या ध्वनि लेटर कहलाएगा, ये हिंदी में है। ठीक है, चलो, अक्षर जो है वो कहलाता है सिलेबल, GLE। ठीक है, तो ये सबसे पहले ध्वनि या वर्ण, फिर अक्षर। अक्षर के बाद अगर आता है तो वो आता है क्या? पद। पद 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 ही शब्द कहलाता है। ठीक है, पद के बाद अगर कुछ आता है तो वो है पदबंध। ठीक है, और पदबंध के बाद अगर कुछ आता है तो वो है उपवाक्य। ठीक है, अगर उपवाक्य के बाद अगर कुछ आता है तो वो कहलाता है वाक्य। ये पूरी हायरार्की है। ठीक है, ये पूरी क्या है? हायरार्की। सबसे पहले वर्ण, वर्ण के बाद क्या आएगा? अक्षर, अक्षर के बाद क्या आएगा? पद, पद के बाद पदबंध, पदबंध के बाद उपवाक्य और वाक्य। अब भाषा की सबसे सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाएगी? वाक्य। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है, तो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? तो वाक्य कहलाती है। ठीक है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण या ध्वनि। है ना, ये दो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, और सबसे सार्थक इकाई वाक्य। सार्थक मीन्स जिसको हम जान सके, पहचान सके, शुद्ध रूप। अगर वर्ण से मैं बोलूं, वर्ण की बात करूं का, है ना, तो उसका भी ये का कहलाएगा। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है? इससे कुछ मतलब सिद्ध होता है? नहीं। और मैं बोलूं वाक्य से कि जो कमल है कीचड़ में खिलता है, इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इस का से कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। तो बस ये सार्थक का मतलब क्या है? जिससे कुछ सिद्ध होता है, जिससे कुछ पता चलता है, वो सार्थक इकाई। लेकिन अगर बात करें इस वाक्य की भी सबसे छोटी इकाई, तो इनमें अलग अलग ध्वनियां स्थित हैं। वो ध्वनियां ही भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, और ये सबसे सार्थक। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं MPSI। इसको लेकर कोई डाउट? सर अब देखो, समझना है। जैसे कि मैं बात करूं राम, ठीक है, तो ये राम है,
राम को देखेंगे, राम को कैसे लिख सकते हैं, राम में आ की मात्रा और माँ, ठीक है। अब इसमें ये राम हो गए, दो अक्षर हो गए अलग अलग, ठीक है। अब ये देखो, ये रा, फिर इसमें आ जुड़ा हुआ है, फिर आ में आ की मात्रा जुड़ी है, और ये माँ, ये ध्वनियां है, ये वर्ण है, समझ गए। रा जो है वो रा पूरा रा नहीं है, किससे मिलकर बना है, आ से, है ना। तो पहले राम, ये रा हो जाएगा, और फिर इसमें आ की मात्रा, मतलब इसमें केवल एक ही लगेगा, बात समझो आपको। अगर और समझना है तो ये ऐसा है, रा आधा रा है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं, रा व्यंजन है, तो व्यंजन कभी स्वतंत्र नहीं होते, परतंत्र होते हैं। मतलब व्यंजन का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो स्वर के साथ मिलकर व्यंजन बनते हैं, ठीक है। तो व्यंजन आधा है, आधा रा है, इसके साथ आ मिला तब जाके रा में आ की मात्रा रा बना, और माँ आधा माँ है, इसके साथ जब आ मिला तब ये बना क्या, माँ। तो ये चारों की चारों ध्वनियां कहला गई, मतलब स्वर और व्यंजन क्या कहलाती हैं, ध्वनियां। जब ध्वनियां और स्वर व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनने लगते हैं, अक्षर, ठीक है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट, ये समझना है आपको। डाउट? अब लिखें वर्णमाला, क्या होती है वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अगर आपको इसमें भी एक चीज और लिखनी है तो ये भी लिख सकते हैं कि वर्ण और ध्वनियों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन परतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं, परतंत्र होते हैं, ठीक। अब डालें पहला हेडिंग स्वर, ठीक है। तो परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 होती है। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 होती है। उच्चारण की दृष्टि से इनकी संख्या 10 होती है, ना, और स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर देखें परंपरागत रूप से 13, ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से 10 और स्वरों की संख्या 11। अब स्वर, दक्षिण भारत में स्वरों को दक्षिण भारत में मैसूर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैसूर। स्वरों को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, मैसूर। और भारत में इन्हें त्रिमात्रिका कहा जाता है। त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, मैसूर कहते हैं,
और भारत में इन्हें क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक कहते हैं। अब स्वर आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। तो ये वास्तविक क्या है? स्वर है। ठीक है, ये हैं इस प्रकार 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये इस प्रकार स्वर 11 हैं। लेकिन जो ऋ ऋषि है वो अर्ध व्यंजन है। कभी अब आगे पढ़ेंगे क्या कहानी है उसकी। ठीक है, अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन कहलाता है, वो दोनों का व्यवहार करता है। अब लिखो स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो साधारणतः स्वर है ना, साधारणतः स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मुक्त स्वर। तो सबसे पहले कौन सा स्वर है? मुक्त स्वर। तो मुक्त स्वर में देखेंगे आप कि ये जो आ है, ई है और उ है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इन तीनों को क्या कहा जाएगा? मुक्त स्वर। आ, ई और उ क्या कहलाते हैं? मुक्त स्वर कहलाते हैं। अब जो बड़ा आ है, समझना, बड़ा आ, ये छोटा आ और 2 छोटे आ से मिलकर बड़ा आ बनता है। तो क्या कहलाएगा? सम्मिश्रित, मतलब एक ही प्रकार का मिश्रण हो जाएगा तो सम्मिश्रण कहलाएगा। तो बड़ा आ, बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनेंगे? 2 छोटी ई मिलकर बड़ी बनेंगे। बड़ा ऊ, तो 2 छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेंगे। तो ये जो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ है, ये कहलाते हैं सम्मिश्रित स्वर। एक से प्रकार के मिलके जो स्वर बनते हैं वो कहलाते हैं सम्मिश्रित स्वर। सम्मिश्रित स्वर, या इसको सम्मिश्रित भी कहते हैं। सम्मिश्रित स्वर। ठीक, ये जो एक बचा है ऋ, ये अर्ध व्यंजन है। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन स्वर के जैसे कभी कभी व्यवहार करता है और कभी कभी व्यंजन के जैसे व्यवहार करता है। दोनों लिख सकते हैं। दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बेचारे 4 बचे हुए हैं, ये मिश्रित स्वर हैं। क्या है ये? मिश्रित। मतलब 2 भिन्न स्वर मिलेंगे, जैसे आ प्लस ई, तो ये ए बन जाएगा। करके देखो, तेजी से चिल्लाओ, आ ई आ ई, आई आई, ए चिल्लाने लगेंगे आप। ठीक है, फिर जो आ है ना, आ प्लस उ मिलकर ओ बनेगा। ठीक है, तो ये क्या कहला जाएंगे? मिश्रित स्वर। ठीक, तो ये इस प्रकार स्वरों का वर्गीकरण है। कोई डाउट इसमें? सर मुक्त स्वर को मूल स्वर भी कह सकते हैं। हाँ, मूल स्वर भी कहलाएंगे। डाउट इसमें कोई? अब दूसरा वर्गीकरण,
सर जो है आ बड़ा आ सा मिश्रित स्वर, इसको दीर्घ या गुरु भी बोल सकते हैं। मुंह पर है। वो तो व्यंजन अलग है, दीर्घ और गुरु। हाँ दीर्घ भी बोल सकते हैं। ये जो बड़ा आ है ये दीर्घ कहलाएंगे। दीर्घ या गुरु स्वर। हाँ दीर्घ या गुरु भी कहलाएगा, क्योंकि गुरु दीर्घ और गुरु में दो मात्राएं लगती हैं। हाँ। तो ये दो मात्राएं हैं, ये एक मात्रा है। डाउट कुछ? दूसरा वर्गीकरण तो लिखे मात्रा उच्चारण काल के आधार पर वर्गों का स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलो तो आ ई उ ऋ ए ऐ ओ और औ। ठीक है। अब देखेंगे कि जो लघु स्वर क्या होते हैं। उच्चारण मतलब जिनमें कम ध्वनि निकलती है वो लघु, और जिसमें ज्यादा निकलती है जैसे छोटा आ में आ की मात्रा आ तो कम निकल रही है ज्यादा, तो ज्यादा वाला दीर्घ स्वर और कम वाला लघु स्वर। ठीक है। या जिसमें एक मात्रा वो लघु, जिसमें दो मात्रा वो दीर्घ स्वर। ठीक है। तो यहाँ देखें इसमें एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा। ठीक है। और इसमें भी एक मात्रा, तो ये सब क्या कहला जाएंगे? लघु स्वर। उच्चारण काल के आधार पर लघु स्वर। ठीक है। और बचे वाले क्या हो जाएंगे? सब दीर्घ स्वर। ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि किस किस आधार पर, तो उच्चारण काल के आधार पर। अब लघु स्वर होते कुल कितने हैं? तो आपको लगाना है 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? बचे कितने? 5 कहाँ, टोटल 11 होते हैं। 7। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक। अब प्लुत स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगेगा। हाँ, जिनमें दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे। जैसे मैं बोलूं राम, है ना, तो मुझे राम लिखना है तो कैसे लिखूंगा? कैसे लिखूंगा? वही तो जानकारी। राम है आकी। हाँ, राम है आकी। हाँ, एस करके उमा। हाँ, तो ये अगर मुझे रामो पढ़ना है तो ये कहलाएगा प्लित स्वर। प्लुत 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 लिखा है ना, प्लुत स्वर, जिसमें हम उच्चारण को खींचते हैं, राग लगाते हैं। जिसमें जो गाना है ये सब उन्हीं की देन है, राग लगाते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट लिखें। नेक्स्ट विभाजन, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव, जीव मतलब जो बोलते जीव है ना, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, ठीक है। तो ये जो जीभ का भाग होता है, ये जीभ बनी हुई है ना। तो अग्र, मध्य और पश्च 3 होते हैं, है ना। ये अग्र हो गया, ये मध्य हो गया और ये पश्च हो गया। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, अग्र, मध्य, पश्च। ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहले अपन अग्र देख लें। तो अग्र देखें, ई। तो अब देखो, जब ई बोलेंगे तो पीछे से बोलोगे कि सामने से बोलोगे? ई, है ना। तो ई और ई ये सब क्या है? अग्र। और ए ये दोनों अग्र हैं। ठीक है। ये जो चारों शब्द हैं वो अग्र कहलाते हैं, अग्र स्वर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अग्र स्वर कितने होते हैं? तो 4। ठीक है। फिर मध्य की बात करें तो मध्य कितना होता है? ये जो बैठा हुआ है 1, ये मध्य है। कौन सा है ये? मध्य। अ छोटा आ, तो बीच वाले से बोला जाएगा मध्य स्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मध्य स्वर, क्योंकि ये कई है। ठीक है। और पश्च, बाकी जितने बचे वो सब पश्च कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? पश्च स्वर। तो पश्च स्वर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है। अब नेक्स्ट विभाजन लिखो, मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर। मुख द्वार, मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है। तो एक, जब अपन मुंह खोलेंगे तो पूरा क्या बनेगा? गोल। तो वो कहलाएगा विवर। ठीक है। विवर के बाद हम, एक होता है अर्ध समविवर, है ना। एक होगा हमारा समविवर। ठीक है। और एक होगा अर्धविवर और एक होगा अर्ध समविवर। ठीक है। तो देखो, जो विवर मतलब पूरा, अर्ध विवर मतलब आधा, और आधे से और बड़ा हो जाए तो वो समविवर, है ना। और आधे से और छोटा जाए तो अर्ध समविवर। समझ गए? नहीं बोले डाउट। जैसे हमने मुंह खोला तो एक पूरा गोल बना तो वो विवर, विवर कहलाया। अगर आधा खोला तो वो अर्ध विवर। लेकिन हम आधा और उससे भी आधा और पूरे के बीच में खोलें समविवर, तो समविवर। आधा और सबसे खत्म होने के बीच में खोलें, अरे पूरा लगभग बंद की अपेक्षा। हाँ, ये पूरा है
ये पूरा व्यवर कहलाएगा खुला वाला, ये अर्धव्यवर कहला गया। ठीक है, अब समव्यवर मतलब इसके बीच वाला, और अर्धव्यवर मतलब ये बीच वाला। ठीक, तो आप देखेंगे जो विवर कहलाता है वो आ में आ की मात्रा आ, ये कहलाता है विवर। पूरा मुंह खुलेगा मतलब वो विवर है। ठीक है, अर्धविवर कौन कौन से कहलाएंगे? ये बड़ा छोटा आ है ना, फिर उसके बाद बड़ा ए, ठीक है, और औ, ये क्या कहलाएंगे? अर्धविवर। ठीक है, फिर नेक्स्ट समविवर कौन से कहलाएंगे? ये वाले समविवर कहलाते हैं। ठीक है, और अर्ध समविवर कौन से कहलाएंगे? ए और ओ। अर्ध समविवर। जब पढ़ेंगे तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है, और नहीं पढ़ेंगे तो जीवन कंफ्यूजन लगी। अब बता रहा ना, सब अब पढ़ने लगोगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। अब नाम में कंफ्यूजन के लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा जो विभाजन है, लिखो स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। स्वरों के उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। स्वरों के उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। तो इसकी कोडिंग है, मैं आपको बता देता हूं। पहले हमको दो दो का पेयर बना लेना है। ये दो, ये दो, ठीक है, ये दो, ठीक है, फिर बेचारा ये एक बीच में छूट गया। सी टाइप का क्या? वो ये ऋषि का ऐसा है, सी नहीं है। ये इसका बेचारे गरीब का आधा अपन ने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, और ये दो, तो मैंने ये दो दो के पेयर बना लिए। फिर इसकी कोडिंग लिख दी, के टी ओ एम। ठीक है, फिर लिखा इन दोनों को के टी, है ना, के टी लिख लिया और के ओ लिख लिया। तो इसकी कोडिंग बोल दी कि उच्चारण। तो के का मतलब है ये दोनों कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाने वाले स्वर। तो आ और आ, ठीक, के की कोडिंग कंठ। ई और ई तालु। तालु मतलब जीभ के ऊपर वाला हिस्सा तालु कहलाता है। ऊ और ओ ओष्ठ, ओठ या ओष्ठ बोलते हैं, ओष्ठ। ठीक है, और ये मूर्धा। ठीक है, अब ये कंठ प्लस तालु, और ये कंठ प्लस ओष्ठ। ये लोग उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब जो पीछे कंठ और उसके बीच में जो आपकी ऐसा दिखता है ना, ये ऐसा जो लटका रहता है ना, ये कहलाता है मूर्धन्य। ठीक है, ये कहलाता है मूर्धन्य। तो ये पूछे जाते हैं कि कौन कहां से बोला जाता है, तो ये उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। अभी इससे पहले अपन ने उच्चारण काल के आधार पर पढ़ा था, ये उच्चारण के आधार पर, दोनों में डिफरेंस है। चल नेक्स्ट है वर्गीकरण, ओठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। ओठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। मैं सोच रहा हूँ हिंदी में क्या करूं, जैसे कि एक चैप्टर ये हो गया और एक चैप्टर साहित्य भी लेके चलूंगा आपका, तो वहां मेरा एमपी कवर हो जाएगा। जैसे एमपी का एक चैप्टर पूरा मैंने आपको वर्णमाला पूरा पढ़ा दिया, अभी दूसरा चैप्टर मध्य प्रदेश के जितने कवि और उनकी रचनाएं रटा दी, तो साहित्य का मेरा एक पोर्शन, एक चैप्टर वहां भी खत्म और यहाँ पर भी ये भी खत्म। ठीक है ना, तो एमपी का मेरा आधा वर्डन भी यहाँ से खत्म होता चला जाएगा, फिर मैं साहित्य वहां नहीं पढ़ाऊंगा, तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में तो आप सो जाएंगे, है ना, तो जगाना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाना इसमें भी है मुझे साहित्य, समझ लो वो साहित्य का एक पोर्शन यहाँ से खत्म हो गया। चलो, ओठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। ओठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, आ ई उ ऋ ए ऐ ओ और औ। अब ओठों की स्थिति तो याद रखना है, जब बोलते हैं तो व्रत बनता है, तो एक व्रतमुखी और एक आव, जिसमें गोला बनेगा वो व्रतमुखी, जिसमें गोला नहीं बनेगा वो आवृतमुखी। तो दो ही होते हैं, एक व्रतमुखी और एक कहलाता है आवृतमुखी। ठीक है, तो व्रतमुखी जो है कौन कौन से होते हैं, उ और उ, ये व्रतमुखी कहलाते हैं, और ओ जब ये बोलेंगे आप तो व्रत बनेगा। ठीक है, तो ये कहला जाएंगे व्रतमुखी, और इनको छोड़कर बाकी सब के सब आवृतमुखी हैं। इसको छोड़कर हाँ, नेक्स्ट वर्गीकरण है हमारा, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर वर्गीकरण।
हवा की नाक व मुंह से निकलने के आधार पर वर्गीकरण। एक होता है निर्नासिक और दूसरा होता है अनुनासिक। तो निर्नासिक मतलब जिससे मुंह से हवा निकले, ठीक है, नाक से ना निकले। आ ई ये सब क्या हो जाएंगे? निर्नासिक, जिसमें नाक का यूज नहीं होता। आ और हिमेश रसमिया जब बनेंगे वह अनुनासिक कहलाया जाएगा, है ना। तो कौन सा? आ, ये ठीक है, चंद्रबिंदी लगेगा। फिर उसके बाद आ में आ की मात्रा आ, ठीक है। फिर इया, तो ये कहलाता है अनुनासिक और निर्नासिक। अब इसमें एक चीज और कि इसके ऊपर जो चंद्रबिंदी लगती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अनुनासिकता। अनुनासिकता, ये पूछा जाएगा कि अनुनासिकता क्या होती है। तो जो चंद्रबिंदी लगती है वो अनुनासिकता कहलाती है। बोलो, क्या नहीं दिख रहा? ये आ, उसके ऊपर चंद्रबिंदी। फिर आ में आ की मात्रा आ, उसके ऊपर चंद्रबिंदी। तो ई के ऊपर भी चंद्रबिंदी होती है। अनुनासिकता में होती है, अनुनासिक में होती है। ठीक। अब एक और व्यक्ति है जो आ और ओ के बीच में आता है। तो जो आ और ओ के बीच में आए वो कहलाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये कहलाएगा। अब लिखो अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह, हाँ इसी में अयोगवाह। क्या है सर? सर ये किस में आता है? क्या? ये जो बताया आपने। ये सब स्वरों से हटके, है ना। अयोगवाह, तो जिसका किसी के साथ योग ना हो वो अयोगवाह बोलेगा। अयोगवाह, ठीक है। तो ये जो अयोगवाह होते हैं वो दो होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। तो ये कहलाता है अनुस्वर और ये कहलाता है विसर्ग। ये दोनों कहलाते हैं अयोगवाह। अयोगवाह उनको सर और कुछ भी बोलते हैं? इसको अनुस्वर, इसको विसर्ग। अयोगवाह। तो ये खत्म हो गए आपके स्वर, कंप्लीट। कुछ छूटा इसमें? अब इसमें एक दो क्वेश्चन आपके आने ही है, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन, और व्यंजन पूरा खत्म कर देंगे आपका, ठीक है। ये सब काम आएंगे अपने संधि समास सब में काम आने वाला है, ठीक।